everyone. Welcome to my channel Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा और उनमें जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं आपने उनको अच्छे से लर्न किया होगा. इन केस प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आपको करना क्या है, वन बाय वन मैं क्वेश्चन आपके सामने रखती जाऊंगी एंड उन्हीं के साथ उनके सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी. आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करना है, खुद अपना एनालाइज करना है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, उसको नोटबुक में लिखना है और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन पे मूव करना है. राइट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. मतलब आपको बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है. फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज फेस आउटवर्ड टुवर्ड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, ये तो सही लग रहा है हमें आंसर. सेकेंड ऑप्शन डायरेक्टेड टू ऑल साइड्स इन द मेम्ब्रेन, ऑलवेज फेसेस टू द ल्यूमेन, नो. ऑलवेज फेस इनवर्ड टू द नॉन पोलर पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, नो. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑलवेज फेस आउटवर्ड टुवर्ड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस. देखिए जब हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. एंड मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा बाहर वाली साइड प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स. तो इसका आंसर हो जाता है आपका ए. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए. राइट. सेकेंड क्वेश्चन, the major interaction responsible for stabilizing plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए मेजर इंटरेक्शन कौन सी पॉसिबल है. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसकी लिपिड बाइलेयर की बनी है और उसके अंदर जो है हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा है, यानी कि वो नॉन पोलर है. इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होता है फर्स्ट. फर्स्ट, दैट इज हाइड्रोफोबिक. थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, आयन कैरियर्स आर लोकेटेड इन. आयन कैरियर्स कहाँ पे प्रेजेंट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, सेल वॉल में, न्यूक्लियस में या सेलुलर स्पेसिस में. तो आयन कैरियर्स हमने कहाँ पे पढ़े थे, आयन कैरियर्स आर लोकेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर जब ट्रांसपोर्ट होता है वो किसी चैनल के थ्रू हो सकता है या किसी कैरियर के थ्रू हो सकता है. तो आयन कैरियर उन्हीं का ही एक एग्जांपल है, दैट आयन कैरियर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. होप द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज क्लियर टू यू. Now move to the question number 4. Plasma membrane is made up of. Plasma membrane किससे बनी है. A, protein, lipid and a cellulose layer. Option B, biomolecular lipid layer surrounded by protein layer. Option C, a protein layer between two lipid layer. और option D, a lipid layer between two protein layer. So plasma membrane किससे बनी है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर. अब देखिए अगर इसको हम बोलते हैं कि ए ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड, ये तो दोनों ठीक है, बट सेलुलोज तो हमने कहीं नहीं पढ़ा. पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया, क्या हमने कहीं पे भी सेलुलोज पढ़ा है, नहीं. सेलुलोज बिल्कुल भी सेलुलोज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनी होती. ऑप्शन बी को अगर हम डिस्कस करें, बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर, यस. बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर बाइलेयर लिपिड होती है, उसमें प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है. इंट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी के बारे में डिस्कस करें, अ प्रोटीन लेयर बिटवीन टू लिपिड्स. प्रोटीन लेयर दो लिपिड्स के बीच में नहीं होती. ठीक है. टू लिपिड की लेयर, इन्होंने बोला प्रोटीन लेयर बिटवीन टू लिपिड्स, नो, ये ऑप्शन रॉन्ग है. लिपिड लेयर बिटवीन टू प्रोटीन, ये भी रॉन्ग है.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर, जो सराउंडेड है बायोप्रोटीन लेयर, मेजर तरीके से लिपिड लेयर होती है, उसके बाद वहां पे कुछ प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर जो है वो होता है बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म सेल वाज गिवन बाय। द टर्म सेल, ये हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जो टर्म सेल है वो किसने दी थी? द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, टेटम, स्वान या डी बेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रॉबर्ट हुक। द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, ही वाज अ साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म सेल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज डिटर्मिन्ड बाय। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसे कौन डिटर्मिन करता है? ऑप्शन ए, पोटेशियम आयन ग्रेडियंट, ऑप्शन बी, सोडियम आयन ग्रेडियंट, ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट आयन ग्रेडियंट और डी, नन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। अब ऐसा क्यों? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने आपको बोला था वो नेगेटिव होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिटर्मिन करते हैं नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव आयन को कौन डिटर्मिन करता है? मोस्टली पोटेशियम आयन डिटर्मिन करते हैं। मैंने अब जब सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको पोटेशियम आयन डिटर्मिन करते हैं। एंड पोटेशियम आयन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आपको याद रखना है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसका एक तो पोटेंशियल नेगेटिव होता है और वो डिटर्मिन होता है पोटेशियम आयन से, राइट? क्योंकि बाहर क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के एंड बाहर सोडियम आयन ज्यादा प्रेजेंट है। इस वजह से हम बोलते हैं पोटेशियम आयन नेगेटिव पोटेंशियल डिटर्मिन करता है एंड मेम्ब्रेन का जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो भी नेगेटिव होता है। इस वजह से हम बोलते हैं जो रेस्टिंग पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का वो डिटर्मिन होता है पोटेशियम आयन ग्रेडियंट के थ्रू। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, the oxygen and carbon dioxide cross the plasma membrane by a process of option A, active diffusion, B, facilitated diffusion, C, passive diffusion और D, random diffusion। जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करते हैं? आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल देके आपको इन दोनों के गैसेस के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। अब ऐसा क्यों है? जो हमारी गैसेस होती है उनका नेचर होता है नॉन पोलर, और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मैंने वो भी बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर होती है नॉन पोलर, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर नेचर होती है। इस वजह से ये जो गैसेस है यानी कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं ये मेम्ब्रेन से। इस वजह से ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज अ पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव डिफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्टिव डिफ्यूजन तो वैसे भी नहीं होता है। एक्टिव अगर डिफ्यूजन होगा तो वहां पे एटीपी की एनर्जी, एटीपी यानी कि एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, गैसेस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी नहीं होता, वो किसी चैनल या कैरियर के थ्रू होगा, बट ये तो इजीली डिफ्यूज कर जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे है पैसिव डिफ्यूजन। रैंडम डिफ्यूजन ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं था, तो इसका ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पैसिव डिफ्यूजन। इसको करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, इट शुड बी सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, ग्लाइकोलिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। जो ग्लाइकोलिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ऑप्शन ए, इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी, आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन द इनर एंड आउटर लीफलेट, ऑप्शन डी, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप। सो ग्लाइकोलिपिड कहाँ प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? जो ग्लाइकोलिपिड है वो क्या है, कौन सी फॉर्म है? ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन पहले जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है। पहले आपको कार्बोहाइड्रेट पूछा था, यहाँ पे उसको ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में
आपको पूछ लिया गया है। तो ग्लाइकोलिपिड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनर लीफलेट? नो, आउटर लीफलेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Let's move to the next question. Okay, question number 9. The property of integral membrane protein can be studied by. ये क्वेश्चन ये हमने नहीं पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, पर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. जो आपको पता चलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आप बोलते हो कि इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है या पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो आपको कैसे पता चलता है? वो एक टेक्निक के थ्रू प्रेजेंट हमें पता चलता है कि ये कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल है या फिर पेरिफेरल है. एंड उस टेक्निक का नाम है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये दो टेक्निक मोस्टली आप फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक पढ़ेंगे, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो कौन से प्रोटीन्स हैं. एंड दिस टेक्निक, ये जो टेक्निक है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, ये मोस्टली इंटीग्रल प्रोटीन को स्टडी करने में हेल्प करती है. तो आपको इसको याद रखना है. ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट टेक्निक है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, जो क्या करती है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं उनको स्टडी करने में हेल्प करती है. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, देयर आर ओनली 9 क्वेश्चन. आई होप आप सभी ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए होंगे. अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है. एंड जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो उन वीडियोस को जरूर देख लें, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे. सो थैंक यू so much guys, and don't forget to share and subscribe with your friends so that they can also get the benefit of these free lectures. And thank you so much again. See you in the next video.